हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 11 मार्च 2025 को सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर देंगे, आप सभी के लिए मैं लेकर के आ चुका हूं आज के इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का एक और वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप 11 मार्च 2025 में सामाजिक विज्ञान विषय के पेपर में 70 में 70 का स्कोर करना चाहते हैं तो आप इस वायरल मॉडल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर का कोड है 825 EY। बोर्ड एग्जाम में आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखना होगा, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना होगा पेपर में। बाकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर आपको कहीं पर भी अपना नाम नहीं लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। कुछ सामान्य निर्देश हैं, जैसे कि पहला है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के जो बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों का उत्तर आपको OMR शीट में भरना होगा। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त OMR उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। तो मान लीजिए OMR शीट में ऑप्शन यहाँ पर होंगे कितने, A, B, C और D। एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। आपको क्या करना है, मान लीजिए डी वाला ऑप्शन सही है, आपने ए वाला गोला काला कर दिया, तो अब ना तो इसको आप काट सकते हैं इस तरह से और ना ही इरेजर से साफ कर सकते हैं, ना ही इसमें व्हाइटनर लगाना है, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल स्पष्ट मना किया गया है। चलिए अगला यहाँ पर निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी विवरण दिया गया है। कौन सा प्रश्न 1 नंबर का है, कौन सा प्रश्न 4 नंबर का है, कौन सा 6 नंबर का है, इसका भी विवरण दिया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इस खंड में वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के प्रश्न तथा वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न और मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही आपको करना होगा। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा तथा अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जो प्रश्न आपको नहीं पता है या जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है तो उस पर आप अपना समय नष्ट नहीं करेंगे। दिए गए मानचित्रों को आपको उत्तर पुस्तिका में क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक है। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न संख्या 9A तथा 9B लिखने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल रट लेना है, क्योंकि 11 मार्च को यही प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। मेरे प्यारे बच्चों, निर्देश दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। आप लोगों को इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेना है। नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय मेरे प्यारे बच्चों सन 1815 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1815 ईस्वी में। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था। तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था, यहाँ पर जो विकल्प हैं इनमें से राइट आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, डी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था। अफ्रीका में रिंडर पेस्ट क्या था, तो यह एक प्रकार की बीमारी थी। यहाँ पर भी डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से यह कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चों यह कथन है मैटरनिख का, सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। विश्व में आर्थिक महामंदी कब प्रारंभ हुई, सन 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मार्टिन लूथर कौन था। तो मेरे प्यारे बच्चों मार्टिन लूथर कौन था, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन अजैवीय संसाधन है। तो पहले मैं आपको बता दूं अजैवीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जो निर्जीव अवस्था में होते हैं, जिनकी ना तो वृद्धि होती है और ना ही विकास होता है। जबकि जैवीय या जैव संसाधन वह संसाधन होते हैं जो प्रायः जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, जिनकी वृद्धि और विकास भी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर अजैवीय संसाधन कौन सा है, राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, चट्टाने क्या हैं, अजैवीय संसाधन हैं। हरा सोना निम्न में से किसे कहा जाता है। तो हरा सोना मेरे प्यारे बच्चों कहा जाता है यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा, प्राकृतिक वनस्पति को, क्योंकि इसी के अंतर्गत घास के मैदान, हरे पेड़ और सघन झाड़ियाँ शामिल हो जाती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। प्रश्न संख्या 10 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, लौह अयस्क, सी वाला ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है। तो भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है समुद्री मार्ग से। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत में, बेल्जियम में, श्रीलंका में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो आप लोगों को क्या करना है, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर कमेंट करके बताना है। चलिए अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो हमारे भारतवर्ष में सर्वाधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ पर बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है, हमारा अभिप्राय क्या होता है, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, या बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, या लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना, या स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, डी वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए प्रश्न संख्या 15 है
निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? पारदर्शी शासन, वैध शासन, उत्तरदायी शासन। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी, क्योंकि लोकतंत्र जो होता है तो यह होता है पारदर्शी शासन, वैध शासन और उत्तरदायी शासन। अगला प्रश्न है, किसी देश के विकास के निर्धारित करने का आधार क्या है? किसी देश के विकास को निर्धारित करना है, इसके लिए प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर और व्यक्तियों का साक्षरता स्तर। यहाँ पर राइट आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, तृतीयक क्षेत्र। भारत में करेंसी यानी नोट जारी करने का एकाधिकार किसे प्राप्त है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में करेंसी या नोट जारी करने का एकाधिकार प्राप्त है। मेरे प्यारे बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सन 1935 ईस्वी में हुई थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों, 1 जनवरी 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको आंसर कमेंट करके बताना है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? प्रश्न संख्या 20 है, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम कब बना था? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी सी वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा। सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम बना था। मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। इन प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में भरना होगा। ये सभी प्रश्न आप लोग जरूर तैयार कर लें। चलिए अब बारी आती है खंड बा, जिसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के जो प्रश्न हैं, जिनका उत्तर, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं खंड बा में, इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। जो वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप का प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं ये सभी आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 11 मार्च को यहाँ से प्रश्न आना बिल्कुल तय है। तो चलिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का? फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को प्रारंभ हुई। फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति क्रांति का मूल कारण थी। यानी फ्रांस की क्रांति का मूल कारण क्या था मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस की शोचनीय आर्थिक स्थिति, यानी वहाँ की आर्थिक स्थिति ही फ्रांस की क्रांति का मूल कारण थी। क्योंकि लुई 16वें की फिजूल खर्ची से राजकोष खाली हो गया था तथा देश आर्थिक रूप से दिवालियेपन की कगार पर था। ऐसी हालत में शासन ने जनता पर कर भार बढ़ाने के लिए नए कर लगाने का प्रस्ताव किया, जिसका जनता ने विरोध किया। स्टेट्स जनरल का अधिवेशन बुलाने के साथ ही क्रांति का विस्फोट हो गया। इस दृष्टि से फ्रांस की तत्कालीन आर्थिक स्थिति क्रांति का एक प्रमुख कारण बन गई। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, अथवा में प्रश्न है। वैसे तो आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, अथवा करें या फिर इस प्रश्न का उत्तर दें, लेकिन मैं आपको इस प्रश्न का भी उत्तर बताता चलूँगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या 1 अथवा। पहला है यहाँ पर, आंदोलन का तात्कालिक कारण
क्रिप्स मिशन की समाप्ति, मिशन के किसी अंतिम निर्णय पर ना पहुंचना था। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ठीक ढंग से ना समझा जाना। तीसरा, ब्रिटिश विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जन मानस को क्या किया, मानस में लोकप्रियता प्राप्त कर ली थी। और चौथा, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हो गई थी। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर। दूसरा प्रश्न है, वैश्विक मंदी 1929 का भारत पर प्रभाव बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा। उत्तर संख्या 2, वैश्विक मंदी, यहाँ पर मंदी होगा। वैश्विक मंदी 1929 ईस्वी ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव डाला। 1928 से 1934 के ईस्वी के बीच भारत के व्यापार आयात निर्यात में 50% की गिरावट दर्ज की गई। गेहूं की कीमत 50% गिर गई। नगरवासियों की अपेक्षा ग्रामीण और किसानों को मंदी ने अधिक व्यथित किया। एक ओर जहां कृषि उत्पादों की कीमत तेजी से नीचे गिर रही थी, वहीं सरकार ने लगान में छूट देने से मना कर दिया। विश्व बाजार के लिए उत्पादन करने वाले किसानों पर मंदी की मार अधिक घातक थी। टाट का निर्यात बंद होने से पटसन की कीमतों में 60% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। मंदी के इन्हीं वर्षों में भारत की कीमती धातु सोने का निर्यात करने लगा। यानी भारत क्या करने लगा, अपनी जो कीमती धातु थी सोना, जिसे यह विदेशों में बेचने लगा। 1931 ईस्वी में जब मंदी अपने शीर्ष पर थी, तब भारत का ग्रामीण क्षेत्र अत्यंत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अथवा में प्राकृतिक संसाधनों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 2, अथवा ऐसे संसाधन जो उपयोग करने के लिए परोक्ष रूप से प्राप्त होते हों प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, जिसमें वायु, पानी, मृदा, भूमि, वन, जैव विविधता, खनिज, जीवाश्म आदि शामिल होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता, प्राकृतिक संसाधन हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप प्राप्त होते हैं। और दूसरी विशेषता, प्राकृतिक संसाधन स्वयं निष्क्रिय तथा इसका उपयोग तकनीकी ज्ञान एवं मानव श्रम के महत्व से ही संभव है। तीसरा, प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए निःशुल्क हैं, अर्थात मानव इनके लिए प्रकृति को कुछ नहीं देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। कृषि की 3 समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। कृषि की 3 समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहली, बढ़ती जनसंख्या। धीरे धीरे खाद्य फसलों की कृषि का स्थान फलों, सब्जियों, तिलहनों और औद्योगिक फसलों की कृषि लेती जा रही है। इसमें अनाजों और दालों के अंतर्गत निबल बोया गया क्षेत्र कम होता जा रहा है। भारत की बढ़ती जनसंख्या के साथ घटता खाद्य उत्पादन देश की भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। दूसरी समस्या है भूमि के आवासन की। भूमि के आवासन इत्यादि जैसे गैर कृषि भू उपयोगों और कृषि के बढ़ते भूमि की प्रतिस्पर्धा के कारण बोए गए निबल क्षेत्र में कमी आई है। तीसरा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक का अत्यधिक प्रयोग।
उपयोग। रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी और कीटनाशी जिन्होंने कमी नाटकीय परिणाम प्रस्तुत किए गए थे को अब मिट्टी के निम्नीकरण का दोषी माना जा रहा है। तो ये हैं 3 समस्याएं भारतीय कृषि की। चलिए आप लोग ध्यान दें, आगे अगला प्रश्न है यहाँ पर अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, खनिज संरक्षण की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर समझिएगा और इस तरह से लिखा जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं इतनी मंद अर्थात इतनी धीरे हैं कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, किंतु यह अल्पजीवी हैं। अयस्कों के सतत उत्खनन की गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ घटती जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न आप देखेंगे अगला, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप लोग ध्यान दें। जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से कुशल जन्म परिचारिका द्वारा संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना मात्र और नवजात दोनों की मृत्यु दर में कमी करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। दूसरा, विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाइयों, नवजात स्थिरीकरण इकाइयों और नवजात शिशु की देखभाल के अन्य उपायों द्वारा शिशु की जीवन रक्षा की जाती है। तीसरा, सार्वभौमिक टीकाकरण द्वारा माता और शिशु को सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण करवाकर उनकी प्राण रक्षा की जाती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं? विदेशी व्यापार अनुकूल बनाने के लिए कोई सुझाव दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर कैसे लिखना है आप सभी को। उत्तर संख्या 4 का अथवा। विदेशी व्यापार का अर्थ क्या है? विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। विदेशी व्यापार वह व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक देशों के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आर्थिक लेन देन जो 2 देशों के बीच किए जाते हैं। प्रायः व्यापार की जाने वाली वस्तुओं में उपभोक्ता वस्तुएं शामिल होती हैं। भारत के विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के लिए प्रमुख सुझाव इस प्रकार हैं। पहला, सर्वप्रथम भारत को अपना निर्यात बढ़ाना चाहिए और आयात पर निर्भरता कम करनी चाहिए। यानी अपना जो माल है विदेशों में अधिक से अधिक बेचना चाहिए और विदेशों से कोई भी चीज बहुत कम मात्रा में खरीदनी चाहिए। दूसरा, भारत को पेट्रोलियम के आयात को हतोत्साहित करना चाहिए तथा इसके स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर अपनी निर्भरता बढ़ानी चाहिए। तीसरा, सड़क यातायात एवं रेल यातायात में पेट्रोलियम पदार्थों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। चौथा, विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों का उपयोग कम करके उसके स्थान पर देश में स्थानीय स्तर पर बनी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए। पांचवा है, लोगों में स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के प्रति रुचि उत्पन्न करने का प्रयास भी करना चाहिए।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न आप देखेंगे वर्णनात्मक जो सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में यानी 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख चरण इस प्रकार हैं। पहला है प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता। जर्मन एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की आज़ादी और संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे सिद्धांतों का विकास हुआ। दूसरा है संसदीय व्यवस्था स्थापित करना। संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। तीसरा, राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना। जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी के पहले ही राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो चुकी थी। राष्ट्रीयता की भावना मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में बहुत अधिक थी। चौथा है राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास। 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। कब? 1848 ईस्वी में। पांचवा, उदारवादी विचारधारा का उद्भव। राष्ट्र निर्माण की इस उदारवादी विचारधारा को राष्ट्रशाही और फौजी ताकतों के विरुद्ध कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। छठा है भूस्वामियों का समर्थन। उनका प्रसा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। सातवां, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसे एक नई दिशा प्रदान की। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, प्रसा का प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। प्रश्न आता है कि जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे जाना जाता है या किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? उत्तर होगा ऑटो वान बिस्मार्क को, जिसने प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। अगला है 7 वर्ष में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और इस तरह जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। अगला है 18 जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अगला, जर्मनी राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटो वान बिस्मार्क समेत प्रसा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल यानी हॉल ऑफ मिरर्स में हुई और इस सभा में प्रसा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की गई। अगला है इस प्रकार जर्मनी यानी जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ और अगला, इस प्रक्रिया में प्रसा राज्य एक प्रमुख शक्ति केंद्र के रूप में प्रकट हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया हुई थी। चलिए अगला है यहाँ पर प्रश्न 5 का, अथवा धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, देश की ज़्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न चावल है, यानी देश में, हमारे देश में अधिकतर जनसंख्या क्या खाती है? चावल खाती है। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी गई है।
पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ चावल की फसल उगाई जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। किसको? चावल को। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है और अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा यहाँ पर किसका? करों का प्रयोग किया जाता है। करों का नहीं, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। अब अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर प्रश्न संख्या 6। संघवाद क्या है? इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। 11 मार्च को ये प्रश्न आना बिल्कुल तय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो है उत्तर क्या हो जाएगा? संघवाद क्या है? उत्तर संख्या 6। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्रीय सरकार तथा प्रांतीय सरकारों के बीच कर दिया जाता है। भारत में 2 स्तरीय संघीय व्यवस्था है, संघ सरकार और राज्य सरकारें। भारतीय संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है केंद्रीय संघवाद। भारतीय संघात्मक शासन अन्य देशों के शासन से भिन्न है। भारत में 2 प्रकार की सरकारें होते हुए भी केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। केंद्र को अधिक अधिकार दिए गए हैं, इसलिए भारतीय संघ को एकीकृत संघवाद भी कहा जाता है। दूसरी विशेषता है कठोर संविधान। हमारे संविधान में केंद्र व राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित रूप से किया गया है। इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके यदि कोई सुधार करना है तो इसके लिए क्या करना होगा? संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर कराया जाता है और इस प्रकार कठोर संविधान संघात्मक शासन की प्रमुख विशेषता है। अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। आप लोग इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा और मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे संविधान ने 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार और राज्य सरकारें। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। अगली विशेषता है शक्तियों का बंटवारा। संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय रखे गए जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया। राज्य सूची में कम महत्व के विषय थे जिन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा। संघात्मक शासन की अगली विशेषता है मेरे प्यारे बच्चों एकीकृत न्यायपालिका। भारत में संघात्मक शासन के कारण केंद्र और राज्य सरकारों की अलग अलग कार्यपालिका और व्यवस्थापिका है, किंतु न्यायपालिका दोनों के लिए एक ही है। ऐसा इसलिए किया गया जिससे केंद्र व राज्यों के झगड़ों का निपटारा किया जा सके। अगली विशेषता है राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। भारतीय संघ के सारे राज्यों को बराबर अधिकार नहीं है। भारत के राज्यों के अपने संविधान नहीं हैं। केवल जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है और इस राज्य में विधानसभा के अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधान लागू नहीं किए जा सकते। अगली विशेषता है
संघात्मक शासन की शक्तिशाली न्यायपालिका। मेरे प्यारे बच्चों, संघात्मक शासन में न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है। अगली विशेषता है वित्तीय स्वायत्तता। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने, राजस्व उगाहने और संसाधन जमा करने का अधिकार है। राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसका भी उत्तर तैयार कर लेंगे। चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या 6 अथवा आप यहाँ पर समझिएगा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला, सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। दूसरा, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर भी बने रहते हैं। अगला है कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और ज़्यादा प्रभावी होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखेंगे, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। ये प्रश्न भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आप लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 7 का उत्तर इस प्रकार से आपको लिखना है, मृदा अपरदन या भूक्षरण एक ही चीज है। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है। यानी मृदा क्या हो जाती है? बंजर हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? मेखला बनाकर पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना भी पवनों की गति को कम करता है और इन रक्षक पट्टियों का पश्चिमी भारत में रेत के टीलों के अस्थायीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूसरा उपाय है बांध का निर्माण करके
नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। और तीसरा उपाय क्या है मेरे प्यारे बच्चों? पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर। पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। चौथा उपाय है वृक्षारोपण के द्वारा। यदि हम वृक्षारोपण काफी मात्रा में करते हैं तो क्या होगा? मृदा अपरदन की यानी मृदा अपरदन की प्रक्रिया को रोका जा सकता है। वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न अगला, प्रश्न संख्या 7 का अथवा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित कारणों से असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है। पहला, असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती क्योंकि उन्हें बिना किसी कारण नौकरी से निकाला जा सकता है। दूसरा, उन्हें कम छुट्टियां दी जाती हैं तथा बीमारी आदि की छुट्टियों के लिए भुगतान नहीं किया जाता। तीसरा, उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई वेतन नहीं दिया जाता। और मेरे प्यारे बच्चों, चौथा, सामान्यतः असंगठित क्षेत्र में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है तथा जब कार्य अधिक नहीं होता तो नियोक्ता श्रमिकों को नौकरी से निकाल देता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो चलिए इसका उत्तर आप लोग इस तरह से लिखिएगा। उत्तर संख्या 8, अधिक विदेश व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादन में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पहला है उदारवादीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही उदारीकरण कहते हैं। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे आयात निर्यात को बढ़ावा मिलता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास आ रहे हैं। अगला है मेरे प्यारे बच्चों उन्नत प्रौद्योगिकी। वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से दो देशों के बीच दूरी कम हो गई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। दूर संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। दूर संचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट से हम इलेक्ट्रॉनिक डाक भेज सकते हैं और अत्यंत कम मूल्य पर विश्व भर में बात कर सकते हैं। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने विभिन्न देशों के बीच सेवाओं के उत्पादन के प्रसार में मुख्य भूमिका
निभाई है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। इसके साथ ही व्यापार एवं निवेश के उदारीकरण ने व्यापार एवं निवेश के अवरोधों को हटाकर वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाने में सहायता की है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर क्या होगा, उपभोक्ता के अधिकार क्या हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का अथवा, इसका उत्तर आप लोग समझिएगा। यहाँ पर उपभोक्ताओं के अधिकारों का वर्णन 1986 के उपभोक्ता सुरक्षा कानून में तथा 1991 और 1993 के संशोधनों में किया गया है। उपभोक्ताओं के मुख्य अधिकार निम्नलिखित हैं। पहला अधिकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए सुनवाई का अधिकार सभी उपभोक्ताओं को दिया गया है। अगला है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उसके अधिकारों के प्रति सजग रखने के लिए सरकार प्रयत्न करती रहे। उसे बाजार में मिलने वाली विभिन्न वस्तुओं के गुण दोषों की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह वस्तुओं को खरीदने से पहले उस जानकारी का प्रयोग कर सके। तीसरा है प्रस्तुतिकरण का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों के सामने अपनी समस्याओं को प्रस्तुत कर सके तथा यह संगठन उसे उसकी समस्याओं के समाधान में मदद कर सके। अगला है सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह ऐसी सभी वस्तुओं की बिक्री से अपना बचाव कर सकें जो उनके जीवन और संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकती हैं। अगला है सूचना का अधिकार। उपभोक्ता को यह अधिकार दिया गया है कि वह हर खरीदी जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता और मूल्य आदि के विषय में हर सूचना प्राप्त कर सके ताकि वह अपने आप को शोषण से बचा सके। अगला है सूचना का अधिकार। हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह देख परख कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में से अपनी इच्छानुसार यहाँ पर सूचना का अधिकार चयन कर सके और सही मूल्य भी चुकाए। यहाँ पर चयन का अधिकार होगा, सूचना नहीं होगा, चयन का अधिकार। मेरे प्यारे बच्चों, चयन का अधिकार। इस तरह से आपने देखा सभी प्रश्नों का उत्तर। अब बारी आती है मानचित्र संबंधी प्रश्नों की, जो कि यहाँ पर निर्देश है प्रश्न संख्या 9A 9B मानचित्र से संबंधित हैं और निम्नलिखित स्थानों को 9A क्या है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह के द्वारा नाम सही दर्शाना है। सही नाम और सही अंकन के लिए 1/2 अंक निर्धारित हैं। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। दूसरा है वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। वह स्थान जहां से महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा। गुजरात का वह स्थान जहां किसानों ने सत्याग्रह आंदोलन किया था। मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान 1929 जहां 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो कुल 5 प्रश्न यहाँ पर हैं 5 नंबर के और 5 प्रश्न हैं 9B के अंतर्गत। कुल 10 नंबर का आएगा मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह के मॉडल पेपर से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद।